हाय जी, शुभ पांडे, होप ऑल यू गाइस डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में 1857 के रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी थी। उसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंडिया के पार्टिसिपेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें अलग अलग हमको रीजन दिए थे कि मिलिट्री में सिपाही वगैरह पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको अलग अलग जगहों पे उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। फिर उसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैव सब्सिडी अलायंस आते हैं तो किंग वगैरह भी थे जिनके राज्य को हड़प लिया जाता था, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक कॉज होता है, जो यहाँ के ट्रेडिशनल जो वर्कर्स होते हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज। प्लस जो एक रिलीजियस कॉज था कि भाई सती को अबॉलिश कर दिया। प्लस आपका जो वीडियो रीमैरिज स्टार्ट किया तो कुछ तबके जो सोसाइटी के थे उनको ये चीज़ पसंद में नहीं आती कि भाई इंग्लिश एजुकेशन को भी लेके आ रहे हैं आप, इंग्लिश में जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी भी घूम रहे हैं जो धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये सारे कॉजेज बने जहाँ पे हर सेक्शन सोसाइटी का उबाल था, हर सेक्शन सोसाइटी को हर बात पे गुस्सा था। ये ब्रिटिश की अलग अलग पॉलिसीज थी और ये सारा गुस्सा 1857 के रिवॉल्ट को जो एक स्पार्क होता है, जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ जो मंगल पांडे ने छेड़ा था, वहीं से इस चीज को स्टैब्लिश किया जाता है। वहीं पे ये रिवॉल्ट को एक ज्वालामुखी की तरह फूटता है। तो हम बात करेंगे बेसिकली जो इमीडिएट कॉज थे कि भाई उस टाइम ऐसा क्या हो गया था ओवरनाइट की सारे उस रिवॉल्ट में कूद पड़े। ठीक है, तो इमीडिएट कॉज उस टाइम एट ए टाइम क्या हुआ था, तो इसकी थोड़ी आपको हिस्ट्री बताता हूं मैं। तो बेसिकली आपको पता है कि मैंने एक जो कार्ट्रेज आई थी, जो न्यू इनफील्ड राइफल आई थी, जिसमें ये शक था कि काव या पिग का उसमें मांस है, पोक का मांस है। तो बेसिकली क्या होता है, इसकी हिस्ट्री ये है कि पहले ये दमदम होती है। दमदम एक जगह है आपके वेस्ट बंगाल में। यहाँ के लोगों को पता लगता है, वेस्ट बंगाल के दमदम के यहाँ पे जब जो इंडिया के सिपाही थे उनको पता लगता है कि हमको ये कार्टेज यूज करनी पड़ेगी। कार्टेज बेसिकली वो पैकेट होता है, इसके अंदर बारूद भरा होता है, उसको मुंह से फाड़ के आपको उसमें ठूसना होता है। जो बेसिकली राइफल होती है उसकी नली में उसमें डाल के आपको उसको ठोक के आगे चलाना होता था, शूट करना होता था। तो दमदम में जो एक इन्फेंट्री थी या दमदम में जो सिपाही, तो उनको सबसे पहले ये पता लगता है, उड़ती उड़ती खबर आती है, रूमर आता है, ये अफवाह उठती है। तो कहते हैं कि भाई हम ये कार्टेज यूज नहीं करेंगे जो नई सिपाहियों के लिए आ रही है, ये कार्टेज, ये जो बारूद वाली आ रही है राइफल के लिए। तो ये कहते हैं हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे, जो पहले ब्राउन वाली होती थी वही हम यूज करेंगे। तो कहते हैं जो उस टाइम जो इनके ऑफिसर्स है वो कहते हैं नहीं भाई ऐसी ये अफवाह है। किसी तरह उन्होंने ये रिवॉर्ड को शांत कर दिया दमदम में, जो वेस्ट बंगाल का था। उसके बाद एक और जगह होती है बहरमपुर। बहरमपुर जगह होती है, बहरमपुर में भी लोग यही वहां के सिपाही मांग करते हैं कि भाई ये हम कार्टेज यूज नहीं करेंगे, इसमें शक है कि भाई इसमें पोर्क या काऊ की चर्बी होने का शक है। तो वो कहते हैं नहीं भाई ये भी अफवाह है। धीरे धीरे ये भी उनकी जो मांग होती है वो धीरे धीरे शांत कर दी जाती है, कहते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। तो ये सारी चीज चल रही। तो उसके बाद जो उड़ती उड़ती खबर आती है जहां पे मंगल पांडे सिपाही होते हैं, कहां पे 34th आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसमें मंगल पांडे सिपाही होते हैं। अब ये जगह कहां होती है? बैरकपुर में ये जगह होती है। बैरकपुर में ये नेटिव इन्फेंट्री होती है, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब इनको पता जब चलता है इस बात का कि भाई यही सेम चीज है, कार्टेज हमको यूज करना पड़ेगा, मुंह से फाड़ना पड़ेगा, और यूज उसमें ये माना जाता था उसमें जो ग्रीस यूज हुआ है वो काव या पिग की चर्बी से बना है। तो मंगल पांडे क्या करते हैं, इसके खिलाफ ये चुप नहीं बैठते, ये इसके खिलाफ रिवॉर्ड छेड़ देते हैं। ये कहते हैं भाई हम तो ये चीज यूज करने से रहे और जो भी हमको इसको यूज करने के लिए फोर्स करेगा हम उसको उड़ा देंगे, उसको मार देंगे। तो ये क्या करते हैं, इनका जो ऑफिसर होता है, इनका जो सीनियर ऑफिसर होता है, इस जो कमांड को लीड कर रहा होता है हडसन एंड हॉग, तो ये अपने दो ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो एक रिवॉल्ट होता है इसमें मंगल पांडे अपने साथ सारे अपने जो उनकी रेजिमेंट होती है सबको ले आते हैं, सारे इसमें कूद पड़ते हैं। सबको, कोई मुस्लिम होता है उसको भी ये बात पसंद नहीं आती कि वो कार्टेज हम यूज करेंगे, प्लस जो हिंदू होते हैं उसको ये बात पसंद आती है क्योंकि काउ इज अ सैक्रेड फॉर हिंदू एंड पोक इज कंसिडर्ड टैबू फॉर अ मुस्लिम। ठीक है, तो उनको ये चीज पसंद नहीं आते। तो और यहाँ पे ये एक नारा देते हैं मंगल पांडे, मार फिरंगी को। ठीक है, तो ये एक नारा देते हैं मार फिरंगी को, जहां फिरंगी को देखो वहां पे मारो। तो ये क्या करते हैं, ये 29 मार्च की ये घटना होती है। 29 मार्च को ये रिवॉर्ड छेड़ देते हैं, ये कह देते हैं कि भाई हम तो ये कार्टेज यूज करने से रहे हैं और जो भी हमको फोर्स करेगा उसको हम उड़ा देंगे। तो ये सारा ये रिवॉर्ड 29 मार्च को स्टार्ट हो जाता है। पर धीरे धीरे क्या करती है, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आर्मी तो बहुत सारी होती है, तो आर्मी को डरा धमका के किसी तरह दूसरी आर्मी को इनके खिलाफ उतार देते हैं। और किसी तरह धीरे धीरे इस ये 34 इन्फेंट्री के जो अलग अलग सिपाही होते हैं रिवॉर्ड करते हैं उनको सप्रेस करके किसी तरह उनको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेती है। और उसी में आपका जो डेट होती है 6 अप्रैल, 29 मार्च के बाद जो 6 अप्रैल है उसमें पकड़ के मंगल पांडे का क्या कर दिया जाता है, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है।
कोर्ट मार्शल को पता होगा कि कोई भी एक जो सिपाही होता है या कोई भी जो आर्मी की पोस्ट होल्ड करता है उसके सारे जो पद होते हैं उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको मतलब इनडिसिप्लिन के तौर पर उसको हटा दिया जाता है और उसको कोई सजा सुना दी जाती है। तो 6 अप्रैल को उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उसी के साथ 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली ये इवेंट होता है ये एक छोटा सा इवेंट ही माना गया था, पर ये जो इवेंट होता है इसका ये बेसिकली एक तरह से स्पार्क कर देता है। स्पार्क मतलब ये एक तरह से चिंगारी लगा देता है और ये चिंगारी बाद में आग बन जाती है, जिसको हम कहते हैं 1857 का रिवॉल्ट। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये सारी घटना हो गई, ठीक है। जब इस घटना के बारे में आगे जब बात पता लगती है, धीरे धीरे यूपी में बात फैलती है, तो यूपी की एक जगह होती है मेरठ। मेरठ में जो जगह होती है, मेरठ में जो यहाँ पे एक सिपाही की जो रेजिमेंट होती है उसको कहा जाता है 3rd कैवेलरी। ठीक है, अब ये 3rd कैवेलरी बेसिकली क्या करती है, इनको जब ये बात पता चलती है कि भाई एक सिपाही ने रिवॉल्ट किया, उसने फांसी ले ली अपने रिवॉल्ट को बचाते बचाते, और उसने 3rd कैवेलरी में क्या होता है कि ये 10 मई को क्या करते हैं, 85 जो सिपाही होते हैं ये रिवॉल्ट कर देते हैं अपने सीनियर के खिलाफ। वो कहते हैं जहां भी अपने सीनियर को देखो, जो ब्रिटिश को, गोरे को देखो, उसको मार दो। तो ये 85 जो सिपाही होते हैं रिवॉल्ट करते करते अपने सीनियर्स को मारते रहते हैं, और अपने सीनियर्स को मारते मारते जो कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग हैंग कर दिए जाते हैं, कुछ लोग को प्रिजन में डाल देते हैं, कुछ लोग बचते बचाते क्या करते हैं, वो दिल्ली में चले जाते हैं। अब आगे का चैप्टर दिल्ली का स्टार्ट होएगा। ठीक है, ये दिल्ली में चले जाते हैं और दिल्ली में ये मांग करते हैं, जो वहां पे उस टाइम मुगल के जो एम्परर होते हैं बहादुर शाह जफर, उनको कहते हैं कि भाई आप ऐसा करिए, जो इंडिया में अब रिवॉल्ट छिड़ गया है, रिवॉल्ट मतलब एक क्रांति छिड़ चुकी है और ब्रिटिशर्स को यहां से भगा के निकालना है कैसे करके। तो आगे की स्टोरी अब दिल्ली की। ठीक है, अब दिल्ली की स्टोरी देखिए, दिल्ली की स्टोरी क्या बनी थी। दिल्ली की स्टोरी ये थी कि भाई मुगल की ताकत धीरे धीरे खत्म कर दी थी, और मुगल के उस टाइम जो शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब इनको क्या हुआ, ये मुगल के शासक थे। ठीक है, मुगल के शासक थे और ये 80+ थे, 80 साल से ज्यादा बूढ़े थे, और ये पेंशन पे जी रहे थे। इनको ब्रिटिश से पेंशन आती थी, उनको कहा था कि भी तुम पेंशन लो, आराम से जियो अपना, बाकी सारा कुछ हम संभालेंगे इंडिया में। तो पेंशन पे जी रहे थे। तो क्या हुआ उसके बाद, जो अलग अलग जो मैंने आपको बताया, जो 3rd कैवेलरी के पर्सन जो 85 सोल्जर रिवॉल्ट को बचते बचाते कुछ थोड़े बहुत दिल्ली में जाते हैं, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को कहते हैं भाई तू हीरो है, तू मुगल शासक का तेरे में खून दौड़ रहा है, तू हमारे रिवॉल्ट को लीड कर, हमको आगे की वो दिखा, डायरेक्शन दिखा कि आगे इस रिवॉल्ट को कैसे चलाना पड़ेगा। तो बहादुर शाह जफर कहते हैं भाई मैं 80 साल का बुढ़ा हूं, मेरे को जीने दो चैन से। पर लेकिन क्या होता है, इनकी जो पत्नी होती है, बेगम होती है, इनको फोर्स करती है, प्लस जो इनके बच्चे होते हैं वो भी इनको फोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब इन ब्रिटिश को हटा देंगे, और प्लस हमारे जो बहादुर शाह जफर के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि भाई इसके बाद हम प्रिंस बन जाएंगे पूरे देश के। ठीक है, तो ये वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इसलिए वो इसको लीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं बहादुर शाह जफर, और धीरे धीरे रिवॉल्ट आगे आगे फैलता है। तो ये यहाँ पे बहादुर शाह जफर दिल्ली से स्टार्ट हो गए। और प्लस मैंने आपको पिछली वीडियो में कहानी बताई थी कि जो झांसी थी, अब अलग अलग यहाँ पे जगह देखिए, ये थी दिल्ली की जगह जहाँ पे बहादुर शाह जफर आते हैं। ठीक है, उसके बाद बरेली जगह है, बरेली में एक खान बहादुर खान भी आ जाते हैं, इस रिवॉर्ड में कूद पड़ते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कूद पड़ती है, क्योंकि इनकी जो जगह थी वो हथियाली की थी डॉक्टर ऑफ लैब्स में। उसके बाद अवध एक जगह होती है, अवध में बेगम हजरत महल आ जाती है। ठीक है, और यहीं पे एक जगह होती है नागपुर की। ठीक है, नागपुर में आपके नाना साहब होते हैं, नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय के बेटे होते हैं, इनको भी ये भी कूद पड़ते हैं इसमें। सॉरी माफ कीजिएगा, कानपुर, नॉट नागपुर, इट्स कानपुर। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि भाई जो अलग अलग लोग हैं वो किस तरह तंग है। जैसे कि झांसी इसलिए तंग है क्योंकि डॉक्टरों ने लैब्स लगा दी उसकी हड़प की नीति से, उनका कोई लीगल बेटा नहीं होता, अगर लीगल हायर नहीं होता, जो उनका खुद का औलाद नहीं होती, अडॉप्टेड होते, इसलिए उनकी जगह ले ली। बरेली में भी लोग कूद पड़े, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को हीरो बना दिया इसलिए वो कूद पड़े। अवध में भी अवध को भी हथिया लिया था डॉक्टर लैब्स के अंदर। ये कहा था कि भी तुम माल एडमिनिस्ट्रेशन करो, माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ढंग से अपनी प्रजा को चला नहीं पा रहे। तो ये सबका गुस्सा था, तो ये सारे बड़े बड़े अपनी सेना लेके कूद पड़े, ये किंग सारे अपनी अपनी सेना लेके कूद पड़े। नाना साहब भी कूद पड़े। नाना साहब के साथ एक बहुत बड़ा नाम आता है इनके साथ, तात्या टोपे। तो ये इनके वो थे बेसिकली, एडवोकेट थे, अकाउंटेंट थे, पर लेकिन ये भी बहुत अच्छे एक
वो थे, मतलब वॉरियर थे, ये भी कूद पड़े। तो ये सारे अलग अलग जगह बेसिकली पूछी जाती है, ये सारे कूद पड़े इस रिवॉल्ट में। पर बेसिकली क्या होता है इसमें कि ये रिवॉल्ट में तो कूद पड़े, पर ये एक तरह से था तो बहुत अच्छा, ये फिरंगियों को मार रहे थे। अब इस रिवॉल्ट के साथ साथ जो अलग अलग फार्मर्स थे, जो पीजेंट थे प्लस पीजेंट्स, ये सारे इस रिवॉल्ट में कूद तो गए, पर इनके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शंस नहीं थी। ये रिवॉल्ट बहुत अच्छा जा सकता था, पर ये रिवॉल्ट एक तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। इसको उतनी सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं थी, कोई इनको डायरेक्ट करने वाला नहीं था, सब अपनी अपनी वजहों से लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई भी एक वजह से लड़ रहे थे क्योंकि उनकी जगह हड़प ली। कानपुर के जो नाना साहब थे वो भी इसलिए हटे थे क्योंकि उनकी जगह, किसी में नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि हम इनको हटा के पूरे देश को एकत्रित करके एकता करके रखे, सब अपनी अपनी वजहों से लड़ रहे थे। किसी को की जगह छीन ली इसलिए लड़ रहे हैं, किसी को टैक्स ज्यादा लगा दिया इसलिए लड़ रहे हैं, किसी की मतलब रिलीजन के तौर पे कुछ गलत बात कह दी इसलिए वो लड़ रहा है। तो इस पे सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं था। अब यहां पे बात करते हैं कि ये फेल क्यों हुआ, ये सक्सेस क्यों नहीं होया। फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट का फेलियर क्यों हुआ कि भाई सबसे पहले कि यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं थी, देयर इज नो डायरेक्शन, ठीक है, नो कोई डायरेक्शन नहीं थी, पहली बात तो कोई डायरेक्शन नहीं थी। दूसरा कोई लीडर नहीं था, ठीक है, कोई लीड नहीं कर पा रहा था ढंग से कि हाँ भाई तुम्हें ये डायरेक्ट करना है, तुम्हें अच्छे से बताना कि भाई तुम ये चीज करोगे, आज ये करोगे, कोई प्लान नहीं बन पा रहा था, ठीक है। उसके बाद ये था कि इनके पास जो ये था लाठी वर्सेस गन, कि जो पीजेंट वगैरह थे, जो फार्मर थे, उनके पास लाठी थी हथियार के तौर पे, पर वहीं पे जो ब्रिटिश इंडिया के सिपाही वगैरह थे वहां पे गन थे। और प्लस जो सबसे बड़ी बात थी कि यहां पे गद्दारी बहुत थी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, गद्दारी, लोग गद्दार थे। आपके जो होलकर्स ऑफ सिंधिया वगैरह जो इंदौर के हैं, ये सारे मिले हुए थे किनसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। और ये कहते थे कि भाई ये छोटा मोटा रिवॉल्ट है, इससे होना कुछ नहीं, हमारा भला तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। और यहां पे देखिए एक जो सबसे बड़ी बात थी वो पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं यहां पे, ठीक है, तो आप देखेंगे बंगाल वाली साइड, बिहार वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड, यहाँ पे दिल्ली वाली साइड, यहीं पे ही रिवॉल्ट के जो लोग थे यही रिवॉल्ट कर रहे थे, यही सिर्फ क्रांति चाहते थे और चाहते थे ब्रिटिश को खदेड़ते। जो साउथ के एरिया थे यहाँ पे कोई भी रिवॉल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग थे माने जाते पढ़े लिखे लोग हैं, और ये कहते थे पढ़े लिखे लोगों ने यहाँ पे ये चाहते नहीं थे कि ब्रिटिश यहाँ से जाए, वो कहते हैं हमारी डेवलपमेंट तो ब्रिटिश ही करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, बस इसको लास्ट खत्म करते हैं। जो इसका आफ्टर इफेक्ट होता है वो ये होता है कि भाई धीरे धीरे इसको, ये जो पूरा रिवॉल्ट होता है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, दिल्ली को 1859 तक कैप्चर कर लिया जाता है अच्छे से, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो ये यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, और यहाँ पे क्राउन रूल आ जाता है। क्राउन रूल यहाँ पे यानी महारानी अब ब्रिटेन की यहाँ पे शासन करेगी, ठीक है, क्राउन रूल आ जाता है। और यहीं पे जो एक्ट इस टाइम होता है वो 1858 का एक्ट होता है, ठीक है। 1850 एक्ट का ये होता है कि इसमें जो आपकी पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम, इन्हीं को फर्स्ट वाइसरॉय बना दिया जाता है, ठीक है। और वाइसरॉय डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको, ब्रिटेन की क्वीन को। तो धीरे धीरे ये जो एक रिवॉर्ड हुआ था इसको सप्रेस कर दिया गया। आपको इसमें सप्रेस होने का ये कारण था कि किसी में कोई भी नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, नो इंटेंशन ऑफ नेशनलिज्म, इनमें कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। सारे अपने अपने कारण से लड़ रहे थे कि भाई उनका अपना कारण है वो लड़ रहे हैं। अगर ये सारा लोग एकत्रित हो गए, एकता हो गए करके लड़ते तो शायद ये इसी टाइम ही हमको क्रांति से मतलब एक इंडिपेंडेंस मिल जाती। पर ये जो घटना हुई, पर ये भी एक तरह से कोई इसको निगलेक्ट नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ी घटना थी। यहाँ पे ये पता लग गया था कि जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली, और ये देखने को मिला कि अलग सारी क्लास एक साथ इकट्ठी हो जाए तो ब्रिटिश को खदेड़ के इंडिया से रवाना किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज देखा। प्लस जो ब्रिटेन थी वो अंदर से हिल गई थी, वो ये चाहती थी कि भाई ये रिवॉल्ट अगर आने वाले कुछ 5-6 सालों में हुआ तो हमारी यहाँ से सत्ता जा सकती है। तो धीरे धीरे आप इसके इवेंट के बाद देखेंगे अलग अलग इवेंट आते हैं, चैटर्ड एक्ट आते हैं, जो अलग अलग पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह, बहुत सारे एक्ट वगैरह आगे देखने को मिलेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद कांग्रेस का फॉर्मेशन होएगा कि भाई इनको थोड़ी थोड़ी सी चीजें दे दी जाती है कि हाँ भाई तुमको थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन हम उसमें देंगे, तुम्हारी वर्किंग में या तुम्हारे लिए हम सोचा जाएगा
ताकि ये रिवॉल्ट द्वारा ऐसा रिवॉल्ट ना हो सके। अगर आने वाले कुछ साल में ऐसा रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की जो एम्पायर है, जो बाद में क्राउन रूल, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने 2 पार्ट्स में इसको कवर किया, तो आई थिंक आपको होप समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।